दोस्तों आज का स्टॉक एनालिसिस के लिए मैं ये स्टॉक को अपना कमेंट सेक्शन से ही पिक किया हुआ हूँ जिसका नाम है CSC लिमिटेड। अगर आप लोग भी चाहते हो आप लोग का कोई भी क्वेरी है कोई भी स्टॉक के ऊपर और उसका ऊपर मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँ फंडामेंटल और टेक्निकल, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख सकते हो सो दैट आपका एनालिसिस मैं खुद अपना सिस्टम में करके आप लोग को शो कर सकूँ थ्रू माई चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये एक जो CSC लिमिटेड कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन, ये एक प्राइवेट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इसके ऊपर जब भी हम लोग बात करेंगे एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ साथ इसका फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे सो दैट हम लोग को इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी जो भी एनर्जी सेक्टर है वो अपना थर्मल पावर प्लांट से सीधा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उस मामले में ये वाला कंपनी कितना आगे है और उसके साथ साथ इसका जो टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉपर प्राइस रेंज की भी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की टारगेट के ऊपर भी बात करेंगे। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज CESC लिमिटेड के बारे में। इसका जब भी मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में गया तो मेरे को पता चला ये संजीव गोयन का ग्रुप का है। तो संजीव गोयन का ग्रुप का अदर अलग अलग बहुत सारा बिजनेस है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ये जो हम लोग का डिस्कस करेंगे ये CESC लिमिटेड, फिर फिलिप्स कार्बन हो गया और यहाँ पे स्पेंसर्स डिटेल भी हो गया, ये तो आप लोग को पता होगा। फिर फास्ट सोर्स सोल्यूशन सॉफ्टवेयर IT कंपनी हो गया। फिर सारेगामा सारेगामा इंडिया लिमिटेड भी इसी का ही इंडियन म्यूजिक का कंपनी है, राइट। और यहाँ पे हॉरिसन्स मलयालम लिमिटेड, फिर ये वाला जो 2M आप लोगों को पता होगा कि ये शायद विराट कोहली सर का स्पॉन्सर्ड है, विराट कोहली सर का यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक संजीव गोयन का ग्रुप काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड ग्रुप के साथ साथ बहुत रिनाउंड ग्रुप है। तो हम लोग इसके कंपनी वाइज मैनेजमेंट वाइज इसके ऊपर भरोसा अच्छे से कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द ऑल द कंपनी, राइट। तो और एक कुछ चीज़ हम अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो मैं नेक्स्ट पेज को अगर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि बाकी जितना जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जैसे सबसे पहले हमको पता चलेगा कि 1125 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है इसका, राइट। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट भी इसका अपना है, जैसे कि 600 मेगावाट जो कि महाराष्ट्र में और 600 मेगावाट जो कि हल्दिया में। उसके साथ साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है नोएडा में भी छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, लाइक राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, इसमें बहुत सारा लगभग इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे लगभग 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट मिला के आपका हो जाएगा। तो और उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है जो कि आप लोग के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आता है। तो और कुछ चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप लोग को और बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कौन सा एरिया में इसका प्रेजेंस है। जैसे कोलकाता हो गया, नोएडा हो गया, बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, कोटा, फिर मालेगांव हो गया। बहुत लगभग पीक लोड में 3000 प्लस मेगावाट में ये ऑपरेट करता है, राइट। और बाकी अगर आप लोग देखोगे तो इसका प्रॉपर बिजनेस प्लान आपको पता चल जाएगा इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। और उसके साथ साथ अगर इसका फिनेंशियल पे आप लोग चेक करोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनेंशियल्स है। तो फिनेंशियल को देखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपना स्क्रीनर.com के ऊपर, सॉरी ये स्क्रीनर.in के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगी कि 8355 करोड़ जो कि मिड कैप कंपनी है। इसका ROC अगर आप लोग देखोगे तो 13.25% आप लोग को दिख जाएगा। अगर पीएस कंपनी में आप लोग जाओगे तो लगभग ऑन एन एवरेज 20 लास्ट 5 साल का ROC आप लोग को 12.10 दिख जाएगा, जो कि टॉप 3 में है। टोरेंट पावर और अदानी ट्रांसमिशन के बाद शायद इसका नाम आ जाता है CESC लिमिटेड का, जो कि बहुत अच्छा इसमें ऑपरेट कर पाता है। लेकिन इसका P रेशियो के हिसाब से आप लोग बात करोगे तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। आप लोग इसका स्टॉक प्राइस पे मत जाइए, इसका P रेशियो में अगर आप लोग कंपेयर करोगे आज पर द ROC, देन बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। बिकॉज ये ज़्यादा रिनाउंड स्टॉक नहीं है, ज़्यादा लोग इसको
जानते नहीं हैं, मैं खुद नहीं जानता था, मैं बहुत मतलब बहुत पहले ही जाना उसको, मतलब बहुत बाद, मेरा जो इन्वेस्टमेंट कैरियर का बहुत बाद इसी जो स्टॉक के साथ मैं परिचित हुआ। लेकिन उसका जब भी मैं फंडामेंटल देखा था मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे जब भी बाकी सबके ऊपर बात करेंगे हम लोग, तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 0.08 जो हम लोग का थ्रेशोल्ड है, 50% का प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत कम है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ क्या है मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, दैट इज डेट। तो ये जो डेट है 14,269 करोड़ का, तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो आप लोग को निकल जाएगा, दैट इज 1.48, जो हम लोग का थ्रेशोल्ड है 1, उससे बहुत ज़्यादा है, 0.48 ज़्यादा है, राइट। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ये एक अभी के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज में बहुत सारा डेट लिया हुआ है, और इसका जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा। तो मार्च 2020 में जो 1302 करोड़ का इसका प्रॉफिट दिखाया हुआ है, एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन अगर आप लोग देखोगे, अगर 1300 करोड़ का कोई प्रॉफिट कर रहा है और 14,000 करोड़ का इसका लोन है, तो उसको चुकाने के लिए लगभग 9 साल लग जाएगा। तो अगर उसके पास कोई भी रिजर्व है, उसी रिजर्व से अगर वो ऑपरेट करता है, या कोई भी जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो कि लॉस में चल रहा है, या कोई भी मतलब उसको ऑपरेशन में ज़्यादा ला नहीं सक रहा है, ज़्यादा ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं ला सकता है, तो उसको अगर वो सेल करता है या बेचता है, तो वहीं से पैसा आके ये वाला जितना लोन है तो वो चुका सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस प्रोस्पेक्ट में तो हम लोग अभी से कुछ भी चीज़ बोल नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ अ मैनेजमेंट डिसीजन, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और इसका जो आरओसी अगर बात किया जाए तो आरओसी के हिसाब से ये बहुत अच्छा अपना जो रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाता है, राइट। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात किया जाए, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में पॉजिटिव कैश फ्लो जरूर होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी। लास्ट 3 साल का 5,300 करोड़ का आप लोग को फ्री कैश फ्लो दिखेगा, और यहाँ पे 5 साल का जो दिखेगा फ्री कैश फ्लो, दैट इज 7,772 करोड़ का। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगर इन्वेस्टर्स में आप लोग जाओगे तो प्रोमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एफआई अपना होल्डिंग को अच्छा खासा बढ़ाए हुए थे, फिर थोड़ा सा घटाए हुए, जो कि माइनर है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट। और डीआईए का जो भी अपना स्टेक होल्डिंग है वो भी बढ़ाए हुए हैं, और हम लोग के पास जितना था पब्लिक के पास वो घटा हुआ है, राइट। तो एफआईआई डीआईए उन दोनों का स्टेक होल्डिंग बढ़ा हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है इन द केस ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। अगर इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू के ऊपर आप लोग बात करोगे, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर देखोगे, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग होता हुआ नज़र आएगा। सीधा मतलब 2294 करोड़ से जो मार्च 2019 में था, तो मार्च 2020 में सीधा 3,003 करोड़ का आप लोग का यहाँ से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोग को दिख जाएगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगा। और इसका जो आरओसी है, ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग किया हुआ आपको नज़र आएगा। एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग आरओसी बहुत अच्छा साइन होता है फॉर द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द एनी कंपनी, राइट। तो ये था हम लोग का फंडामेंटल वाइज ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, आपका फिनेंशियल वाइज भी बहुत स्ट्रांग है। बस खाली डेट के हिसाब से थोड़ा सा मेरे को ये दुखी किया। और लेकिन ये डेट मेरे को जितना लग रहा है कि आज पर द कंपनी मैनेजमेंट दे बहुत कोशिश करेंगे कि ये इसका डेट को बहुत कम लाने के लिए, राइट। और उसके बाद मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस जब किया, तो 1 डे के चार्ट में 5813 का एक लोअर ट्रेंड यहाँ से दिख रहा है, क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ 25 ऑफ द सितंबर 2020 में एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट। और यहाँ पे 1 वीक का बात किया जाए, तो सेम यहाँ पे एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रहा है। बिकॉज इससे पहले कोई भी कॉर्नर उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब भी कॉर्नर प्रोड्यूस हुआ है एक बार बहुत नीचे आया हुआ है, उसके बाद ये अपना ग्रोथ आगे बढ़ाया हुआ है। तो अभी का सिचुएशन में आज का जो 25 सितंबर 2020 के हिसाब से एक छोटा सा नेगेटिव ट्रेंड मेरे को दिख रहा है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये इसका फंडामेंटल बोल रहा है। और यहाँ पे 1 डे मंथ के हिसाब से एक ग्रोथ स्टोरी दिख रहा है, एक लंबा आप लोग का उछाल दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि 1 मंथ में एक बार छोटा सा कंसोलिडेशन और हो सकता है, तो उसके ध्यान में आप लोग को 1 वीक और 1 डे में एक गिरावट दिखा सकता है। और लंबा टाइम के लिए अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को 5813 के बाद 2200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन द केस ऑफ द 1 वीक बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि हम मेरे को पता चल रहा है कि जो रिवर्स ट्रायंगल है, ये जब ज़बरदस्त बन रहा है, और यहाँ पे बनने के बाद थोड़ा शार्पनेस कम है वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बनने के बाद जब भी ये क्रॉसओवर
हो जाएगा तो इसका स्टोरी कुछ अलग होगा, इसका ग्रोथ स्टोरी कुछ अलग होने वाला है। सो आप लोग का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम है। और थोड़ा सा गिरावट का अगर आप लोग देखोगे तो कितना रेंज तक गिरेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा जब आपका कैंडल स्टिक का पैटर्न का एनालिसिस करेंगे। सो फॉर द लॉन्ग टर्म इट्स ए वेरी गुड कंपनी। एंड एंट्री पॉइंट जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, जैसे मैं बताया कैंडल स्टिक पे। तो कैंडल स्टिक में हम लोग को दिखेगा कि यहाँ पे जितना गैप अप ओपनिंग हुआ है, राइट, यहाँ पे एक खतरनाक गैप अप ओपनिंग हुआ था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक करूँ तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो ये गैप अप फिल करने के बाद ही अपना ग्रोथ स्टोरी में वो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसको अगर वो भरने के लिए आएगा तो 426 तक भी आ सकता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे जो गैप अप है उसको भरने के लिए अगर जब भी आएगा तो आपके साथ साथ इसका जो प्राइस है इसको कम से कम नीचे आके जितना पॉइजन से उसको ख़त्म करके फिर ऊपर जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी छोटा सा गैप अप ओपनिंग आप लोग को दिखेगा जो कि 526 के आसपास का है, लगभग इसी प्राइस से 100 रुपये नीचे में, राइट। सॉरी, यहाँ पे अगर आपका प्राइस देखा जाए तो लेटेस्ट प्राइस आप लोगों को दिखेगा 630, यस, दैट इज 100 रुपीज़ डाउन फ्रॉम दिस साइड, दिस प्राइस लेवल। तो 100 रुपये के नीचे से आप लोग अगर यहाँ से काम करना शुरू कर दोगे देन आप लोग का जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और मैं यहाँ पे अगर फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को तो कनेक्ट करके इसको मैं कर दिया एक्सटेंड। तो इसको मैं एक्सटेंड करने के बाद कर रहा हूँ जूम। तो ये वाला जो लेवल है इसको एक बार तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, जो कि लेवल का है 610। और 610 एक बार टच कर गया और इसको क्रॉस कर गया तो बाकी उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज़ 545, ये वाला लेवल को तो कम से कम क्रॉस करनी चाहिए। तो 545 को अगर क्रॉस कर लेगा तो सेकंड जो हम लोग का जितना गैप है वो गैप स्मॉल टाइम में कवर करके आराम से ऊपर आ सकता है। सो यहाँ पे आप लोग को प्राइस का लेवल मिल गया। फर्स्ट लेवल जो क्रॉस करेगा नीचे की तरफ दैट इज 610 और नेक्स्ट लेवल विल बी योर 548। आप याद रखने के लिए 550 कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस की बात किया जाए तो कम्प्लीटली अभी कोई देखने लायक डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल सकता। और यहाँ पे मेरे अगर बात करूँ निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट की, डैट इज 0.2 है, 0.24 मतलब 0.25 है। इसका मतलब अगर निफ्टी कहीं पे भी जाए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग जब भी इसका ऊपर आप लोग व्यू कर रहे हो या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन ले रहे हो तो इंडिपेंडेंटली करना, कोई निफ्टी के साथ रिलेशन रख के मत करना। सो आज का वीडियो था इतना ही। और फिनेंशियल और फंडामेंटल यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, टेक्निकल भी। कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी स्टॉक का अगर आप लोग का क्वेरी है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ज़रूर ख्याल रखिए। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।